हाय स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नर्नर समीकरण से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन। यदि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और साथ में किसी कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन है वो जरूर आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इनको प्रैक्टिस करने के लिए आपको फार्मूले पता होना चाहिए, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था। अर्थात लास्ट लेक्चर में जो नर्नर इक्वेशन से संबंधित जो भी फार्मूला आया था वो फार्मूला याद होगा, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे पहचानें कि कहाँ पे हमको नर्नर इक्वेशन लगाना है, इसको समझते हैं हल करके किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे और किस तरीके से इसके फार्मूला का हम उपयोग करेंगे। ठीक, अब इसमें मैं यहाँ पे 3 प्रकार का क्वेश्चन लिया हूँ। ऐसे ही 1-2 और अलग वैरायटी का क्वेश्चन लूँगा जिससे नर्नर इक्वेशन से संबंधित जो क्वेश्चन है वो कवर होंगे। जैसे कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों क्वेश्चन में मैं एक कंप्लीट सेल को लिया हुआ हूँ। और नर्नर इक्वेशन को शुरू करने से पहले हमने क्या पढ़ा था कि नर्नर इक्वेशन उस स्थिति में उपयोग किया जाता है जब किसी सेल का सेल पोटेंशियल अर्थात ईएमएफ या फिर ई सेल पता करना हो, किसमें नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, अर्थात जिसमें टेम्परेचर फिक्स ना हो, जिसमें प्रेशर फिक्स ना हो और जिसकी कंसंट्रेशन या सांद्रता फिक्स ना हो। ठीक है, तो उस स्थिति में हम नर्नर इक्वेशन उपयोग करते थे। किसके लिए? किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या विद्युत रासायनिक सेल के लिए। अब इनको पहचानना बहुत सरल होता है। इस तरीके से कुछ ना कुछ रिएक्शन दिया रहेगा और वहाँ पर रिएक्शन जब भी देगा ये जो सांद्रता है ये अलग अलग दिखेगा। सांद्रता जब एक दिखेगा तब वहाँ पे हम पहले जो सेल पोटेंशियल पता करते थे कैथोड माइनस एनोड करके, उस तरीके से हम पता करेंगे। जब ये डाटा अलग अलग आपको दिखेंगे तब आपको क्या उपयोग करना है? नर्नर इक्वेशन उपयोग करना है। और साथ में कभी कभी क्या होगा, इस तरीके से टेम्परेचर दे देगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। टेम्परेचर क्या होता है कि 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन जिसको बोलते हैं, ये दिया रहता है जनरली मैक्सिमम केस में। इसका कारण ये है कि जो इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करने में बहुत सरलता हो जाती है यदि ये एक सेल्सियस दे देता है तो, क्योंकि टेम्परेचर को जब घटा देंगे या बढ़ा देंगे तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और टफ हो जाएंगे। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत कम समय बनाने होते हैं, इस वजह से इसमें जो सेल्सियस रहता है टेम्परेचर वो आपको 99% केस में 25 डिग्री या 298 केल्विन ही दिखेगा। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें हमको क्या पता करना है? ईएमएफ ज्ञात करना है और ये डाटा दे रखा है। जिंक +2 से जिंक ये और कॉपर +2 से कॉपर ये, और उसका डाटा ये है। ये सब रिडक्शन पोटेंशियल है और 0 लिखा है, इसका अर्थ है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड का अर्थ होता है मानक और रिडक्शन पोटेंशियल का अर्थ होता है अपचयन विभव। क्यों? क्योंकि हमारा जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है अर्थात इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि IUPAC की ऐसा बोलती है कि जो हमको पोटेंशियल लेना है वो रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। ठीक है, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का अर्थ है कि टेम्परेचर इतना है इस स्थिति में, और यदि मान लो यहाँ पे 0 नहीं देता है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। डाटा आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन चूँकि पहले बताया नर्नर इक्वेशन से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको इस तरीके से देखिए डाटा दिया रहेगा। ये कंसंट्रेशन वाला, इसमें भी वैसी कंसंट्रेशन था सांद्रता को। तो सांद्रता यदि ये अलग रहते हैं दोनों के, क्योंकि ये 2 सेल है ना, एक जिंक वाला है आधा सेल और एक है कॉपर वाला सेल, इसमें उसी तरीके से इसमें 2 अलग और इसमें 2 अलग। ये मैं पूरा कंप्लीट सेल के लिए ले रहा हूँ, लेकिन नर्नर इक्वेशन हम हाफ सेल के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं फिर उसको समझेंगे। नर्नर इक्वेशन होता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल या E0 सेल, जिसको EMF भी बोल देते हैं, माइनस 2.303 RT अपान NF, और ये हो गया log का बेस 10 और ये हो गया Q। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है। Q निकालना तो मैं सिखा ही दिया था नर्नर इक्वेशन में, यहाँ भी हम सीख लेंगे कैसे निकालेंगे। ठीक है, Q वास्तव में क्या होता है? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के समान होता है, साम्यावस्था स्थिरांक के समान, जिसको हम 11th में पढ़ते थे केमिकल इक्विलिब्रियम अर्थात रासायनिक साम्य वाले चैप्टर में Kc नाम से। उसी की तरह है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है जिसको हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो यदि आपने नहीं सीखा है तो इसको जरूर सीखे कैसे निकालते हैं किसी भी सेल के लिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए मैं ये वाला सूत्र इसलिए लिखा क्योंकि क्या करता, कभी कभी टेम्परेचर को यदि वेरी कर देता, 25 डिग्री सेल्सियस की जगह मान लो 26 दे देता, 27 दे देता या फिर इसी को 20 कर देता, तब हम यहीं पर जो T है इसका मान भर के हम आगे बढ़ते। T जो यहाँ पे टेम्परेचर है ये हमेशा केल्विन में रहेगा यूनिट, और ये जो R है इसका मान हमेशा हमको इतना लेना है 8.314। और ये टेम्परेचर ये निर्भर करेगा कैसा दिया हुआ है। 25 देगा तो मैं लिखूँगा 298 केल्विन, क्योंकि हम इसका यूनिट होता है केल्विन। और उसी तरीके से इसमें N और F, N हमको पता करना रहेगा, F होता है 96,500। F यहाँ पे क्या है? वास्तव में चार्ज है, 1 मोल चार्ज इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है या चार्ज होता है वो होता है 96,500 कूलाम। ये 485 कूलाम के करीब होता है। तो ये F के जगह हमेशा ये रखना है। टेम्परेचर की बात करूँ तो ये 25 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये T एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है जो कि केल्विन में रहता है। तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 298 केल्विन। कैसे कन्वर्ट करते हैं? 25 को 273 के साथ जोड़ते हैं, अर्थात यहाँ पे टेम्परेचर 26 कर देता तो 26 को 273 के साथ जोड़ता, 27 करता तो 27 को। इस तरीके से हमको ये T का मान इस फॉर्म में उपयोग करना है, अर्थात जिसका यूनिट केल्विन होना कि सेल्सियस के फॉर्म में। ठीक, ये तीनों डाटा जब हम यहाँ पे रखते हैं तो ये हमको जो फार्मूला है ये ऐसा दिखने लगता है। ई सेल माइनस ये सारे डाटा रखने पर ये हो जाता है 0.0591 अपान N, और ये हो जाएगा log Q। ठीक, तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी किस तरीके से। ये Q, ये R की जगह ये वाला डाटा रख लेंगे, T की जगह 298 केल्विन और F की जगह ये, तो उसे भाग देंगे तो इतना आएगा।
हमने लास्ट टाइम नर्नस्ट इक्वेशन में यही सूत्र निकाला हुआ था, तो हम क्या है इसी सूत्र का उपयोग करने वाले हैं। उम्मीद है यहाँ तक तो आपने समझ लिया होगा। ठीक, हम डायरेक्ट इसके बजाय इसको भी लिख सकते हैं। कब लिखेंगे? जब भी आपको टेम्परेचर ये 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन दिया रहे तो। और मैं पहले ही बताया 99% केस में यही दिया रहता है, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन जब करेंगे तो बहुत समय लगता है, और इसका डायरेक्ट जब कैलकुलेशन होता है अर्थात 298 केल्विन अर्थात एक फिक्स टेम्परेचर 25 डिग्री जो कि रूम टेम्परेचर होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन भी है ये, उस पर मान इतना ही आता है फिक्स डाटा। ठीक है, तो इस तरीके से करने से डायरेक्ट हम इसके द्वारा भी उपयोग कर सकते हैं। अब इसमें कहाँ से कौन सा मान लाएं? देखिए E0 सेल, ये क्या है? सेल पोटेंशियल है किसमें? स्टैंडर्ड कंडीशन में। अब ये है नॉन स्टैंडर्ड अर्थात अमानक स्थिति में, जिसे में टेम्परेचर और प्रेशर सारी चीज़ें बदलती थी, और अमानक स्थिति में ही हम लोग सेल विभव पता करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? नर्नस्ट इक्वेशन का उपयोग करते हैं। ये मानक स्थिति में, और इसका डाटा ये दिया हुआ है, देखिए जिंक वाला दिया और वहाँ पे दे दिया कॉपर वाला, इन दोनों के द्वारा हम इसको पता करेंगे। इसका फार्मूला होता है कैथोड माइनस एनोड। ठीक, और कैथोड एनोड कैसे पहचानते थे हम लोग? कैथोड जिस पे क्या होता था? अपचयन होता था, एनोड जिस पे ऑक्सीकरण होता था। ठीक, तो यहाँ किसका अपचयन किसका ऑक्सीकरण हम इसको इक्वेशन के थ्रू समझते हैं। क्यों? क्योंकि हमको इसको बनाने के लिए एन का जरूरत पड़ेगा और क्यू का जरूरत पड़ेगा, और ये वाला हम इस डाटा से निकाल पाएंगे, तभी ये इक्वेशन पूरा सॉल्व हो पाएगा। ठीक, सबसे पहले अपने पास दे दी, देखिए जो भी दिया रहेगा हिंट उसको बनाना है। जिंक से क्या बना रहा है? जिंक +2 बना रहा है, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा रिएक्शन। जिंक से जिंक +2 बना रहा है अर्थात वो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, तो मैं लिख दूंगा ऑक्सीकरण। यहाँ पे ये जिंक, और यहाँ से जिंक से क्या बना दिया? जिंक +2, और उसका सांद्रता कितना दे दिया है? 2 मोल। ठीक है, तो वहाँ भी सांद्रता की जरूरत नहीं है। जिंक से जिंक +2 बना होगा तो कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन निकला होगा, चूंकि यहाँ +2 है अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। इस तरीके से मैं यहाँ पे लिखूंगा। उसके बाद है कॉपर वाला। कॉपर में क्या हो रहा है? अपचयन। यहाँ पे इनका स्टेट भी लिख सकते हैं, ये सॉलिड स्टेट में है एस, और ये क्या है? एक्वस में है, पानी में घुल के चला गया। कॉपर +2 से क्या बन रहा है? कॉपर, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कॉपर +2। अब देखिए कॉपर +2 से कॉपर कब बना होगा? जब ये कहीं ना कहीं का इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन इसके पास ग्रहण हो गया। अपचयन मतलब ऑक्सीकरण अंक में कमी। कैसे कमी हो रहा है? देखिए यहाँ पे 0 से ये +2 में जा रहा है, और ये +2 से ये 0 में जा रहा है, इस तरीके से। और ये भी यहाँ पे क्या है? एक्वस है, एक्यू जलीय माध्यम में, और ये क्या है? सॉलिड अर्थात ठोस है। उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। टोटल यदि मैं लिखूँ इसको रिएक्शन को, देखो 2 इलेक्ट्रॉन को इस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको कर दो कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिएक्शन अपना जिंक, सबसे पहले ऊपर वाले को लो, उसके बाद जो नीचे बचा है इसको ले लो। कॉपर +2, ये क्या था? एक्वस था, ऊपर वाले को लो जिंक +2, नीचे वाले को रखो CuS। ये बन गया हमारा कंप्लीट सेल। कंप्लीट सेल का अर्थ है यहाँ ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, इसलिए इसको मैं बोल रहा हूँ कंप्लीट सेल, रेडॉक्स सेल का। यही हम हाफ सेल में भी निकाल सकते थे। हाफ सेल मतलब मान लो ऑक्सीकरण वाला पोर्शन देता है, इसको गायब कर देता है, तो उसके लिए भी हम ये पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्यू हम कैसे निकालते थे? क्यू का हम सूत्र लिखते थे क्यू बराबर उत्पाद अर्थात प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। और इस रिएक्शन में बता दो मेरे को उत्पाद कौन सा है? ये, और ये वाला क्या है? अभिकारक। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे क्यू यदि निकालना चाहूँ इसके लिए, तो क्यू का मान क्या आ जाएगा? Zn+2, चूँकि कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, तो ऊपर रखूँगा। और ये क्या है? कॉपर, सॉलिड स्टेट में है, तो कॉपर का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, जिसको मैं निकालना सिखा चुका हूँ। अर्थात इसको मैं लिखूंगा तो भी इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई भी ठोस चीज़ जो रहता है उसका हमेशा 1 होता है कंसंट्रेशन। ठीक है, और इसके नीचे ये देखिए ये वाला उत्पाद, और ये वाला क्या हो गया? रिएक्टेंट। तो मैं लिखूंगा जिंक, ये भी सॉलिड है तो इसको भी लिखने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी लिखना है। और ये है कॉपर +2 इस बड़े ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए इसको लिखने कोई मतलब नहीं है तो इसको हम हटा देंगे, इसको भी लिखने कोई मतलब नहीं है तो इसको भी हम हटा देंगे। जिंक +2 की कंसंट्रेशन अर्थात सांद्रता अपन कॉपर +2 की कंसंट्रेशन, ये आ जाएगा क्यू का मान। ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे रखूँगा। अब यहाँ एन का मान कैसे निकालेंगे? एन का मान हम एन यहाँ दिखाता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि किसमें? इस रिएक्शन में भाग ले रहे हैं। अब देखिए टोटल कितने? 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे थे, वही 2 इलेक्ट्रॉन इसमें उपयोग हो रहे हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है, ये है इसका अर्थ। तो एन का मान मैं लिखूंगा इस रिएक्शन के लिए 2। और ई सेल कहाँ से निकालूंगा? कैथोड माइनस एनोड। तो देखिए कैथोड कौन सा है इसमें? कैथोड मतलब अपचयन, कॉपर का अपचयन हो रहा है, तो कॉपर वाला जो डाटा है ये क्या हो जाएगा? ये कैथोड का काम करेगा, मतलब धन 0.34, और ये किसका काम करेगा? एनोड का काम करेगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अर्थात अब इस सूत्र में मैं मान रखूँ तो मैं लिखूंगा ई सेल इक्वल टू, इसमें कैथोड माइनस एनोड, अर्थात कैथोड कौन सा है? कॉपर वाला, कैथोड मतलब अपचयन। ठीक है, ये सारा इनको देख देख के बनाना है। ठीक, कैथोड माइनस एनोड में कैथोड हो गया धन 0.34 माइनस, अब एनोड भी माइनस में दे रखा है, देखिए 0.76, तो मैं ब्रैकेट लगा के 0.76 इस तरीके से लिखूंगा। अब ये, अब इसके बाद ये माइनस का निशान, ये माइनस हो गया। ऊपर वाला 0.0591 है, इसको मैं 0.06 भी लिख सकता हूँ। कैसे? ये 5 के बाद 9 है, तो इस 5 में 1 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 6। तो इसको सरलता के लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, 5 9 1
अपान, देखिए एन का मान कितना लिखना है इस रिएक्शन में 2। क्यों 2 लिखना है? क्योंकि इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन निकला और यही 2 इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा उपयोग किया गया, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वास्तव में यही 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके द्वारा लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नीचे में रखूँगा 2 और Q की जगह क्या रखें? देखिए log 10 Q, तो उस Q की जगह मेरे को ये रखना है जिंक +2 अपान कॉपर +2। क्यों रखना है? क्योंकि इसका मान होता है 1, ठोस का कोई सांद्रता ही नहीं होता। सांद्रता अर्थात कोई विलयन में कितनी मात्रा में कोई सॉल्यूट अर्थात विलय घुला हुआ है उसको बोलते हैं सांद्रता। इसका मान भी 1 ही होता है, ठोस है इस वजह से। तो जो Q का मान है वो हमारा हो जाएगा जिंक +2, ऊपर उत्पाद वाला पोर्शन, नीचे अभिकारक। इस तरीके से इसको पता करें तब आप बना पाएंगे क्वेश्चन। कैसे करना है तरीका मैं पिछले लेक्चर में भी सिखा चुका हूँ, नर्नस्ट इक्वेशन में Q कैसे निकालें, N कैसे निकालें, ये सारी चीज़, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम Q को लिख रहे हैं, मैं इस चीज़ को थोड़ा रब कर देता हूँ। तो Q निकालना तो आपने सीख लिया होगा, मैं इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लेंगे यदि कोई Q निकालना नहीं सीखा तो। ये हो जाएगा लॉग, और ये जिंक +2 हमने कहाँ रखा था? ऊपर रखा था, और ये हमने कहाँ रखा था? कॉपर +2 नीचे रखा था। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि Q एक प्रकार से रिएक्शन कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह, जिसको उत्पाद बटा अभिकारक लिखते हैं। ये वाला उत्पाद है लेकिन कॉपर सॉलिड में है, ठोस में इसलिए एक रखा हमने, यहाँ पे जिंक सॉलिड है इसलिए इसको एक रखा। अब देखिए ये जिंक की कंसंट्रेशन है और ये है कॉपर की कंसंट्रेशन। जिंक वाले में देखिए फार्मूला में क्या दिया है? जिंक +2 का कंसंट्रेशन 2 मोल और कॉपर का कितना दिया है? 0.5 मोल, ठीक। तो वही कंसंट्रेशन है जो कि इसको इसके में हमको रखना है। इसको देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये आ जाएगा अपना 1.10, देखिए 6 4 10 हो जाएगा और 7 3 10 11, और यहाँ चला जाएगा तो 1.10 आ जाएगा इसका पूरा मान। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये हो गया कैथोड माइनस एनोड, ठीक। ई सेल हम पढ़ चुके हैं, सेल पोटेंशियल वही सूत्र है, हमने कैथोड माइनस एनोड करके लगाया हुआ है। माइनस ये 0.0, ये देखिए 5 9 1 है, तो यहाँ पे 9 है, यहाँ को ले रहा हूँ 1 को हटा के, तो 9 है तो इसके जगह मैं 6 रख दे रहा हूँ 5 की जगह, ताकि हमको क्या है गणित बनाने में सरलता हो जाए। तो मैं रख दिया ये 6/2, इससे क्या है गणित आसानी से बनने लगेगा। तो ये लॉग हो गया। ऊपर में क्या है? जिंक +2 का सांद्रता, तो ये कितना दिया है? 2, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 2 अपन कॉपर +2 का कितना है? 0.5, यहाँ पे लिखूंगा मैं 0.5। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। ये ब्रैकेट के अंदर है, इसके चार्जेस हैं, घात है, ठीक। अब ये जो एन के मान रहते हैं वास्तव में यही चार्जेस रहते हैं, वास्तव में उसको इलेक्ट्रॉन का संख्या बोला जाता है। तो उम्मीद है एन का मान निकालना सीख लिया होगा, Q का मान निकालना सीख लिया होगा। जो कोई भी सॉलिड आएगा उसको आपको एक ही मानना है, ठीक है। तो ये 2/0.5 हो गया। इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1.10 माइनस ये देखिए 0.03 हो जाएगा, 2 0, ये 2 3 6 0.03, और ये लॉग ये 2 ऊपर रख के नीचे क्या कर सकता हूँ? इसको 5/10 भी लिख सकता हूँ ना, 5/10 इस तरीके से। ये वाले पूरे पोर्शन को जो कि ऐसा था 2 और 5/10 है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2/1 और ये 10/5, 5 एकम 5 5 दूनी 10, ऐसा, ठीक है। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। मान कितना आ गया? 2 और 2 टोटल कितना हो गया? 4। अब ये जो कैलकुलेशन है मैं इसको इस साइड पे कर रहा हूँ। उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अपने पास क्या डाटा बना? टोटल बन गया 1.10, यहाँ से देखिए माइनस 0.03, और ये हो गया लॉग, ये देखिए 2 उसके बटा है 5/10, इसको हमने क्या कर दिया 2/1 गुणा 10/5, तो टोटल 5 एकम 5 5 दूनी 10, टोटल हो गया 2 × 2। तो 2 × 2 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, 2 का घात 2, ठीक है। इसका अर्थ वही होगा 4, ठीक। ऐसा करने से क्या है लॉग थोड़ा सा सरल हो जाता है, आसानी से बनने लगता है। अब देखिए 1.10 में 0.03 को घटाना है तो कितना आएगा? देखिए 1.10 में 0.03 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, तो 1.07। ये वाला पोर्शन तो हो गया पूरा 1.07 घटाने से। और लॉग का एक नियम है जिसमें थोड़ा देर के बाद बता रहा हूँ, किसी के ऊपर जब भी घात लगा रहता है ये सामने चला जाता है, तो इनटू ये लॉग के नियम के हिसाब से हो गया। ये वाला जो 2 था ऊपर का घात वो हो गया इधर 2, यदि मान लो इसमें ऋण रहता तो ऋण भी सामने चला जाता, ठीक है। अब ये हो जाएगा log 2, ठीक। इस टाइप का यदि कोई क्वेश्चन देता है तो इसमें आपको log 2 log 3 इसका मान याद करने की आवश्यकता नहीं है, वो डाटा दिया रहेगा। सिर्फ log 10 को छोड़कर, यदि log 10 आता है तो वो डाटा नहीं देगा क्योंकि उसका अर्थ एक होता है log 10 का, ठीक है। तो इस टाइप के में डाटा दिया रहेगा log 2 का मान, क्योंकि वो याद नहीं हो सकता, कठिन रहते हैं जो मान रहते हैं वो, या फिर log टेबल उपलब्ध रहेगा। तो ये जो log 2 है इसका मान क्या होता है? देखिए 1.07 इंटू ये तो 2 का 2 हो गया, और इसका मान होता है 0.3010, ठीक।
ये मान होता है। इस तरीके से इनको कैलकुलेशन करके आप इसका आंसर ला सकते हैं। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी कैसे इसको लाना है। ठीक है, यहाँ पे इसको आंसर लाएंगे, वो आंसर किस में आएगा, वोल्ट में। ठीक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए होंगे। आंसर अपने हिसाब से ले आइए, इसको कैलकुलेशन करके log 2 का मान 0.3010 और ये 2 का गुणा और इसके साथ 1.07 का गुणा। तो इसको नोट करिए। फिर हम दूसरा टाइप का क्वेश्चन समझते हैं। इसी की तरह है सेम, लेकिन दूसरा मैं थोड़ा सा वैरायटी लेकर रखा हूँ। यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लिया हूँ, उसके ऊपर वाले मैंने मेटल इलेक्ट्रोड को लिया हुआ था। ठीक है, नोट करिए। दूसरा टाइप का क्वेश्चन करने से पहले हम लॉग का नियम एक समझ लेते हैं। जैसे मान लो लॉग ए गुणित बी है। ठीक है, इस तरीके से गुणा के फॉर्म में दिया है कोई चीज़, तो हम इसको मान लेंगे लॉग ए धन लॉग बी, इस तरीके से। ठीक है, और ऐसा भी दिया रहेगा लॉग ए धन लॉग बी, तो उसको हम मान लेंगे लॉग ए गुणा बी, इस तरीके से। और यही कोई चीज़ मान लो लॉग ए बटा बी है, तो इसको मैं मान लूँगा लॉग ए ऋण लॉग बी। और ऐसा कोई ऋण में दिया है तो इसको हम इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये लॉग के दो नियम है जो आपको पता होने चाहिए। ये केमिकल काइनेटिक्स यूनिट में भी काम आएगा आर्हीनियस इक्वेशन को सॉल्व करते समय। ठीक है, इसी तरीके से मैं मान लो लिखता हूँ लॉग ए, इसका घात 1 से लिख देता हूँ, अर्थात कोई ऐसा है और उसके ऊपर घात लगा है, जिसको हमने थोड़ा देर पहले 2 के ऊपर घात 2 लगाया था, ऐसा कुछ रहेगा। तो इसको हम जो घात लगा रहेगा, अब इसमें मान लो माइनस का निशान है कि प्लस का निशान, कुछ भी यहाँ निशान लगा रहेगा, इसको हम सामने लाएंगे। ठीक है, निशान के सहित। तो इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स लॉग ए। अब x किस में है, ये है धनात्मक में, तो मैं यहाँ धन लिखूंगा। मान लो ऋणात्मक रहता तो मैं आगे ऋण लिख देता। तो उम्मीद है तीनों लॉग के नियम आपने सीख ले होंगे और इनको आपको याद करना है, लॉग के नियम। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हम बनाना शुरू करते हैं। ये इंपॉर्टेंट नियम है, आपको गणित बनाने में मदद करेगा। किसका, अभी जो हम पढ़ रहे हैं नर्नस्ट इक्वेशन, इससे संबंधित, और आर्हीनियस का इक्वेशन जब पढ़ेंगे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स यूनिट में, जिसको रासायनिक बल गति कहते हैं, तो भी मदद करेगा। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आयरन से आयरन +2 बना रहा है, हाइड्रोजन से H2 बना रहा है। ठीक है वही पूरा कंप्लीट सेल, फुल सेल है। फुल सेल मतलब एक आधा से लिए और दूसरा आधा से लिए, और ये 2 डंडे मतलब साल्ट ब्रिज हो गया, जिसको लॉन्ड सेतु बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पहला जैसे हम करते थे वैसे ही सेम इसमें भी करना है। कैसे करेंगे वो देखिए, हम डायरेक्ट यहाँ पे इक्वेशन लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए 298 केल्विन दे रखा है। मैं पहले बताया 99% केस में आपको टेम्परेचर बदला हुआ नहीं मिलेगा, वही रहेगा सेम, इसलिए डायरेक्ट डाटा हम लिखेंगे। हमारा सूत्र ये है, ई सेल इक्वल टू E0 सेल, जिसको E0 सेल कहते हैं, माइनस 0.0591 अपन n, और ये लॉग का बेस 10, और ये हो गया Q। यहाँ पे क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट है, जिसको हमने निकालना सीख लिया था। इसमें भी सीखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, आयरन से आयरन +2 क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, नर्नस्ट से समीकरण बनाइए बोल रखा है, और ये हमें पता करिए। ठीक है, नर्नस्ट समीकरण के द्वारा। और नर्नस्ट समीकरण हम जानते हैं कि हम सेल पोटेंशियल पता करते हैं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, अर्थात कंसंट्रेशन बदलता रहे। पहचानने का तरीका क्या है, इस टाइप से बदला हुआ कंसंट्रेशन रहेगा। देखिए यहाँ पे अलग है, और ये वाला जो हाइड्रोजन है वहाँ पे 1 मोल दिया है, यहाँ पे 0.001 मोल दे रखा है। ठीक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। हल कर रहे हैं हम लोग। देखिए आयरन, सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं, इसके जस्ट बाद आयरन से क्या बना है, Fe+2 बना है। Fe2+ या +2 दोनों एक ही है, जैसा आप लिखना चाहें। देखिए यहाँ से ये बन रहा है, अर्थात इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक 0 से बन गया, +2 या 2+ जो भी हो। उसके बाद सेकेंड है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन H+ लिखा है, उससे क्या बन रहा है, H2 बन रहा है। H+ से क्या बना रहे हैं, H2। ये क्या है, ये है गैस, और ये H+ क्या होगा यहाँ पे ये होगा एक्वस। ठीक, और लास्ट में है प्लेटिनम, अर्थात स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ले रखा है, तो कुछ भी ले उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बनाने आना चाहिए। अब ये ऐसा कब बना होगा, देखिए 2 हाइड्रोजन है, तो मैं इसको बैलेंस करने के लिए क्या रख सकता हूँ, 2H+ लिख सकता हूँ ना। अब ये कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा, तभी तो ऐसा बना है। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है यहाँ का 2, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब टोटल कर लो, ये जो दे रखा है ये है सेल रिएक्शन। ठीक है, और ये हम लिख रहे हैं हाफ सेल, फिर हाफ सेल, और ये कंप्लीट सेल का रिएक्शन। ठीक, तो ये सेल को रिप्रेजेंट करने वाला रिएक्शन है, सिंपल सा, इसको हम सीख चुके हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल को दर्शाने का तरीका। और ये है सेल रिएक्शन, ये पहला हाफ, अर्थात ये कौन सा है, ये ऑक्सीकरण वाला, ऑक्सीडेशन, और ये क्या है, रिडक्शन वाला, क्योंकि ऑक्सीकरण अंक यहाँ क्या हो रहा है, घट रहा है। देखिए यहाँ पे ये +1 था और इससे क्या हो गया 0, क्योंकि मॉलिक्यूल का 0 रहेगा। इस टाइप के में ये हम तरीका समझ चुके हैं। देखो इस 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, आयरन, उसके बाद हो जाएगा 2H+। ये बनाना बहुत जरूरी होता है। ये बनाना यदि सीख लेते हैं तो आप जो नर्नस्ट इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से बना पाएंगे। Fe2+, साथ में ये हो गया H2, ये तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों, कैसे कैंसिल होंगे, ये देखिए यहाँ इस साइड पे आ जाएगा और ये इस साइड पे आ जाएगा। सोचो इधर वाले को मैं इधर पक्षांतर करके भेज दूँ तो उसका निशान क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, और ये वाला धन रहेगा, तो ऋण और धन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इस तरीके से कैंसिल होते हैं। ठीक, ये वाला मेरा पूरा हिस्सा हो गया प्रोडक्ट का, उत्पाद का। ये वाला कौन सा हिस्सा हो गया, ये हो गया मेरा अभिकारक, अब अर्थात रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। यहाँ पे हम इससे निकाल पाएंगे Q का मान कैसे निकलेगा, देखो Fe2+ ब्रैकेट के अंदर, अब ये क्या है H2, इसको रखूँगा, ये हमेशा 1 रहेगा,
अणु के फॉर्म में है, इस वजह से इसका मान 1, जैसे वहाँ पे सॉलिड था ना वैसी ये यहाँ पे क्या है, वास्तव में गैस है, इस वजह से 1 हो गया इसका मान। अपान उत्पाद बटा अभिकारक, अभिकारक कौन सा है ये Fe, यहाँ पे रखूँगा, और साथ में क्या है 2H+, तो 2H+ को हम लिखेंगे H+। देखिए ये नए टाइप का है इसलिए मैं एग्जांपल लिया था। 2 सामने है, इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक मतलब एक अंक होता है सीधा सा कि कितने मोल है ये दर्शाने के लिए। तो इसको मैं इसके ऊपर में घात के रूप में लगाऊंगा, अर्थात इसके सिर पे लगा दूंगा ऐसा 2 का घात बना के। अब यहाँ पे ऊपर वाला जो है इसका मान तो 1 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो गैस है, जैसे सॉलिड था वैसे ही गैस का भी हो जाता है, ठीक है, कंसनट्रेशन। अब यहाँ पे जो Q का मान रहेगा उसमें हम ये जो सॉलिड रहेगा S वाला अर्थात आयरन वाला, इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो हम टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा Fe2+ और H+ इसके घात में 2। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अब डायरेक्ट हमारा जो फार्मूला इस पर मैं मान रख रहा हूँ, इसका अर्थ तो जानते होंगे, कैथोड माइनस एनोड होता है। कैथोड मतलब कौन सा, ये अपचयन वाला, और एनोड मतलब कौन सा, ऑक्सीकरण वाला। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ई निकालने वाले में। अब देखिए इसमें मान किसी का नहीं दे रखा है, ठीक। यहाँ ये तो ऐसा टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन फिर गलत रहेगा, मान नहीं देगा। तो इसके लिए आप मान लिख ले रहे हैं, यहाँ पे मान मिस कर डाला हूँ। यहाँ पे मान रहेगा इस आयरन वाले का E0 Fe और Fe+2 इक्वल टू -0.44 ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, आयरन का अपचयन विभव का मान है। तो ये मान दिया रहेगा, जैसे इसके पहले के क्वेश्चन में दे रखा था या फिर नीचे वाले क्वेश्चन में दे रखा है, ऐसे ये एक मान दे रखा है। दूसरा मान क्यों नहीं दिया, क्योंकि दूसरा मान क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये, और इसका हम विभव कितना मानते हैं, 0, चाहे उसमें ऑक्सीकरण हो कि अपचयन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो हम इसमें मान रख रहे हैं E सेल इक्वल टू, सबसे पहले क्या लिखूंगा, कैथोड, और यहाँ पे कैथोड अर्थात अपचयन किसका हो रहा है, इसका, और इसका मान कितना होता है, ये तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, क्यों, यहाँ प्लेटिनम भी है, देखिए H2 है, H+ से H2 बन रहा है प्लेटिनम, तो उसका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव अर्थात पोटेंशियल होता है 0 हमेशा, माइनस कैथोड माइनस एनोड, एनोड का मान ये 0.44, वो भी किस में, ऋणात्मक में, तो ऋण 0.44 ब्रैकेट बंद। उसके बाद किस में आ जाओ, ये माइनस में, क्या लिखा है 0.0591 अपान एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि इसमें भाग ले रहे हैं। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है, वही इसमें आ गया है, ठीक। तो यहाँ पे मैं एन का मान क्या लिखूंगा, 2 लॉग। अब देखो Q का मान ये तो 1 हो गया, ये भी एक सॉलिड की वजह से, तो क्या है हमारे पास Fe2+ अपान क्या है H+ और इसके ऊपर में 2। अब इनके जो कंसंट्रेशन है अर्थात सांद्रता वो लिखना है। देखिए इसका कंसंट्रेशन ये है, और ये जो H+ का कंसंट्रेशन कितना दिया है, 1 मोल, तो उन्हीं को लिखना है। तो मोल से ही आप पहचानेंगे नर्नेस्ट इक्वेशन कैसे आपको बनाना है। देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस हो गया 0.44। अब इसको देखो 0.06 मान लूँगा तो क्या हो जाएगा, मान आ जाएगा मेरे पास लगभग 0.03, मतलब लगभग में मान लेना है। कैसे हुआ होगा, ये देखिए 5 था और ये 9 था, तो 9 के पहले मैंने इसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो ये हो गया 0.06 भागित 2, और 2 से भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा 0.03, ठीक। इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने एक किया था। आयरन का देखो, आयरन का है मान 0.001 अपान H+, हाइड्रोजन का कितना है 1 है, 1 का मैं क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर कर सकता हूँ, क्योंकि बाहर में स्क्वायर है ना, ये 2 को हमने बाहर लगा रखा है, बाहर ही लगाना है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए प्लस 0.44 में माइनस 0.03 को घटाना है, ठीक। लेकिन इतना करने से पहले हम ये वाले को सॉल्व कर लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। प्लस 0.44 माइनस 0.03 ये हो जाएगा लॉग। अब इसको कैसा लिख सकते हैं, 1/1000 भी लिख सकते हैं ना, 0.001 है तो मतलब ऐसा 1/1000। अब इसको 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 का घात 3 भी लिख सकता हूँ, ठीक। और इसके नीचे ये तो ये वाला हो गया, इसके नीचे क्या है 1, इसका अर्थ 1 ही है। इसको मैं सॉल्व करूँगा जब ये वाले को, तो क्या हो जाएगा 1/1000 ऐसा दिया है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 10 घात ऋण 3। ऋण 3 कैसे, नीचे में 10 घात 3 लिखूँगा, मतलब 3 बार इसको ऐसा 1/10 घात 3। अब ये ऊपर जाएगा तो ऋण का निशान बन जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 10 घात ऋण 3 हो जाएगा इस तरीके से। तो ये मेरे पास आ गया प्लस 0.44 माइनस 0.03 लॉग 10 का घात ऋण 3। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिसमें आधार आपको 10 मिलेगा ऐसा, ठीक है, 10 का घात ऋण 3। अब देखिए हमने एक नियम पढ़ा है, घात कुछ भी रहेगा वो सामने चला जाएगा और ये आधार यहीं पड़ा रहेगा। तो इसको कैसे कर लेंगे, इक्वल टू प्लस 0.44 माइनस 0.03, और इधर बाहर में देखो ये ऋण 3 हो गया -3, ये हो गया log 10। ये जो log 10 है इसका मान 1 होता है हमेशा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। और इसके पहले वाले में log 2 आया था तो उसका मान दिया रहेगा पहले से, ठीक। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। ये क्या हो जाएगा 3, ये माइनस है और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा 3 × 9
प्लस 0.44 और माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 9। ठीक, इसका मान 1 होता है, इसलिए इसको हमने आगे नहीं बढ़ाया। ठीक, इसमें देखो 9 और 4 3 इनको जोड़ 4 को जोड़ने से क्या आता है प्लस 0. ये आ जाएगा 53 वोल्ट। ये इसका आंसर। उम्मीद है ये बनाना आपने सीख लिया होगा। इसको नोट करिए, फिर तीसरा क्वेश्चन हम बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, ये एक अलग वैरायटी क्वेश्चन है। यहाँ पे एन निकालने में बड़ा समय लगेगा, मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए तीसरा टाइप का क्वेश्चन। पहले दो अलग वैरायटी के थे, ये तीसरा क्वेश्चन। इसमें भी कंप्लीट सेल दे रखा है, इसमें रिएक्शन दे रखा है, इसके पहले में नहीं दिया रखा था। ठीक है, तो इसके आधार पर हमको बनाना है नर्नस्ट इक्वेशन और साथ में ईएमएफ निकालना है, अर्थात सेल का सेल विभव निकालना है। ईएमएफ की जगह आपको ई सेल ऐसा करके लिखा हुआ मिल सकता है। डायरेक्ट अपना इक्वेशन लगाते हैं। हमारा सूत्र क्या है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, अर्थात स्टैंडर्ड कंडीशन में माइनस 0.0591 अपान एन लॉग का बेस 10, और ये क्या हो गया क्यू। ठीक है, अब इस रिएक्शन में देखो क्यू तो निकाल लेंगे, लेकिन एन कैसे निकालेंगे? तो एन को निकालने के लिए हमको क्या करना है, देखिए इस क्रोमियम से, मतलब ये क्रोमियम से ये क्रोमियम बना होगा, कैसे बना होगा उसको देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, हम सबसे पहले कुछ भी दिया रहेगा रिएक्शन सबसे पहले लिखेंगे। इस क्रोमियम से ये बनाइए और आयरन से वो बनाइए। सबसे पहले मैं लिखूंगा क्रोमियम किसमें है, सॉलिड स्टेट में है, और ये क्रोमियम से क्या बन रहा है, क्रोमियम +3 बन रहा है। +3 लिखा है, इसका अर्थ समझ रहे हैं? इसका अर्थ है कि 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो मैं लिख दूंगा इधर 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इसमें क्या हो गया, इसमें ऑक्सीकरण अंक ये 0 से हो गया धन 3, अर्थात क्या हो गया ऑक्सीकरण, अर्थात रिएक्शन तो मैं लिखूंगा ही, लेकिन ये रिएक्शन कौन सा है, ऑक्सीकरण, अर्थात ऑक्सीडेशन टाइप का रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन ये किस में होता है, ऑक्सीकरण एनोड में होता है। दूसरा रिएक्शन देखो, आयरन से आयरन बन रहा है। ठीक, इसके पहले सेल रिएक्शन था, ये कंप्लीट रिएक्शन दे दिया फुल सेल का, तो 2 अलग पैटर्न के और एक तीसरा अलग पैटर्न का। तो इसमें क्या है, आयरन, और वो क्या है +2 से क्या बना रहा है, आयरन बना रहा है। ठीक, उसमें 2 लिखा 3 लिखा, उस पर अभी ध्यान नहीं देना है आपको। ये क्या है, ये एक्वस वाला है, ये सॉलिड है। सॉलिड हट जाएगा जब क्यू निकालेंगे, तो तरीका आपको बता दिया गया है। देखिए +2 से आयरन बना है, +2 से आयरन बना है, इसका समझ रहे हैं? ये +2 से ये बन गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। अब यहाँ पे हमको दिक्कत होना है, कैसे दिक्कत होगा, ऊपर में 3 इलेक्ट्रॉन लिखा हूँ, ग्रहण करना था इसको 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ग्रहण कितना कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। अब यहाँ पे जो भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन है उसमें कन्फ्यूजन होगा, कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। अब इस स्थिति को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, देखो ऊपर वाले में यदि मैं इस 2 का गुणा कर दूँ, ठीक है, एक दूसरे में मल्टीप्लाई करना है, ऊपर में 3 लिखा है और नीचे में 2, तो इस 2 को ऊपर वाले के साथ गुणा कर दो, और नीचे में क्या करो, 2 लिखा है तो इस 3 को इस नीचे वाले के साथ गुणा कर दो, तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। अब इससे क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे। देखिए 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी कैसे करना है। ठीक है, यहाँ 2 लिखा था और यहाँ 3 लिखा था, तो दोनों को गुणा करता, मान लो तो 3 दूनी 6 होता। अब इस पे इससे किसको गुणा करूँ, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन रहेगा इसको ऊपर वाले से गुणा करना है और ऊपर वाले को नीचे वाले से गुणा करना है, इतना ही है। अब देखिए 2 कर दिया तो यह हो जाएगा 2Cr सॉलिड में। ठीक, अब यहाँ देखिए 3 का गुणा है तो +3Fe +2, ये इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे से 6 आएगा, इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, वास्तव में यहाँ पे हो रहा है अपचयन, अर्थात रिडक्शन। कैसे अपचयन, देखो ये +2 था और इससे 0 हो गया। ठीक है, कोई भी सिंगल फॉर्म में रहता है 0 माना जाता है उसका, और ये Cr+3, और ये क्या हो जाएगा, Cr+3 किस में है, 2 है, तो इसकी संख्या 2 प्लस ये कितना हो गया, 3 का गुणा हुआ तो 3Fe। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा कैसे बनाना है। इससे सुविधा ये रहेगा कि आपको इलेक्ट्रॉन कितने भाग ले रहे हैं उसका पता चल जाएगा। क्यू का मान तो हम निकाल सकते हैं, इनको पूरा ऊपर करेंगे, लेकिन ये वाला मान क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा अपना 1 आ जाएगा। और क्योंकि ये ठोस है, सॉलिड है, वैसे ये भी मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम जो सूत्र है इसमें सबसे पहले क्यू का मान निकालते हैं। क्यू का मान में देखो Cr, और ये क्या है +3, और सामने क्या लिखा है 2, तो मैं इसके पूरा ऊपर में लगा दूंगा इधर 2। ठीक है, सामने जो भी लिखा रहेगा उसके ऊपर घात के रूप में चला जाएगा। वैसे आयरन है, तो आयरन ये सॉलिड है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, टोटल 1 हो जाएगा। ठीक, सॉलिड की वजह से भले ही हम, और इस साइड पे देखो ये क्या लिखा है, क्रोमियम, ये भी सॉलिड है, और क्रोमियम के सामने क्या है, 2 है, तो इसके ऊपर बाहर घात 2, और वैसे आयरन, आयरन क्या है +2, और ये क्या है 3 लिखा है, तो ऊपर में 3। अब देखिए ये सॉलिड था, ये हो जाएगा 1, ये भी सॉलिड है, ये भी क्या हो जाएगा 1। उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। हमको क्रोमियम और आयरन का मान भरना है। अब देखो आयरन का मान दिया है 0.1 और क्रोमियम के दिया है 0.01 सांद्रता का, क्योंकि ये जो बड़ा ब्रैकेट है वो सांद्रता अर्थात कंसंट्रेशन को ही दिखाता है। और एन का बात करूँ मैं यहाँ पे, तो एन का मान हो जाएगा 6। कैसे 6 होगा, देखो 3 दूनी 6, 3 2 तिया 6 इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में भाग ले रहा है, इसलिए इनका मान 6। तो उम्मीद है कैसे बैलेंस किया हमने, आपने सीख लिया होगा। ये तीसरे पैटर्न का क्वेश्चन। अब बाकी सीधे इक्वेशन में मान रख के आंसर लाया जा सकता है। ई सेल
इक्वल टू E0 सेल मतलब कैथोड माइनस एनोड। कैथोड किसको बोलते थे, देखिए कैथोड अपचयन वाला आयरन से आयरन, तो आयरन से आयरन ये डाटा है 0.44 ऋण में, और यह एनोड, एनोड मतलब ऑक्सीकरण, तो एनोड ये क्रोमियम वाला ऋण 0.74। ठीक, तो कैथोड माइनस एनोड करूँगा तो ये हो जाएगा ऋण, यहाँ पे ऋण रहेगा ऋण 0.44 ऋण 0.74, ये हो गया कैथोड ऋण एनोड, ये ऋणात्मक में है तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। अब ये माइनस का निशान 0.0, अब देखो 0 5 है, इसको 9 है, तो 9 है तो ये 5 वाले को मैं क्या बना सकता हूँ 6 बदल के, तो 6 बटा एन का मान कितना, एन का मान यहाँ पे है 6, कैसे 6, देखो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, तो कन्फ्यूजन होगा आपको, 3 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं कि 2, तो आपको फिर ऐसा मल्टीप्लाई करके बैलेंस करना पड़ेगा गुणा करके, तो मैं लिख दूंगा 6 लॉग का बेस 10। क्यू का मान क्या आएगा, देखो क्रोमियम ऊपर है और आयरन नीचे है, क्रोमियम वाला देखो क्या लिखा है 0.01 बटा 0.1, मैं लिख दूंगा 0.01, और इसमें बाहर में क्या है 2 है, तो मैं बाहर में 2 लगा दूंगा, और ये इसके नीचे में क्या है क्रोमियम बटा आयरन। इसको हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ठोस है इसलिए उसका मान हमने 1 माना है, क्योंकि ठोस की सांद्रता होती नहीं है इसलिए 1 मानते हैं। ठीक है, ये वाला इधर जो था उसका मान था, ये हमने 2 लगा दिया किसके, क्रोमियम के लिए। आयरन के लिए क्या है, आयरन का देखो ये 0.1 और बाहर में क्या हो जाएगा 3। उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अब देखिए इसको हम आगे बनाना शुरू कर रहे हैं, हमारे पास आ जाएगा ई सेल इक्वल टू माइनस 0.44 प्लस हो जाएगा 0.74, माइनस हो जाएगा कितना, देखो 6 नीचे 6 ऊपर, तो 0.01 हो जाएगा 0.01, और ये लॉग देखो 0.01 ऊपर है और उसको मैं 2 बार गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा 0.01 को 2 बार कैसे गुणा करेंगे, देखो 0.01 गुणा 0.01, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सीधा सा 1 लिखो क्योंकि 1 का 1 ही होगा। अब देखो 2 और 2 4 अंक इधर से मैं काउंट करूँगा, उसके बाद मेरे को क्या लगाना है दशमलव, तो 1 लिखो, इसके बाद ऐसा 1 2 3 4, ये सीधा इसका उत्तर। उम्मीद है कैसे बनाना है आपने समझ लिया होगा, या फिर बाकी आप सामान्य तरीके से भी इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक जैसे था इसलिए मैं 1 रखा, और 2 और 2 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, बाकी नहीं थे उसको 0 कर दिए। ठीक, तो यहाँ पे ये ऊपर वाला इतना होगा, नीचे वाला कितना हो जाएगा, ऊपर वाला तो 2 बार था, नीचे वाला 3 बार है, तो इसमें मैं लिख रहा हूँ 0. अब इसी को और क्या लिख सकता हूँ मैं, डायरेक्ट इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 बटा और कितना 1 और कितना बार 0, 4 बार 0, 4 बार 0। इस 4 बार 0 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 10 घात 4, तो 10 घात ऋण 4 ऊपर चला जाएगा, तो मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ 10 घात ऋण 4 बटा। ठीक, कैसे आया है समझ लिया हो आपने, ये देखिए 0.01 2 बार गुणा, फिर ऐसा बना ये मान, इसको मैं लिख दिया 1 बटा के फॉर्म में ऐसा, इसको 10 घात 4 ऊपर कर दूंगा तो ऋण 4। अब 0.1 को 3 बार गुणा, 0.1 3 बार गुणा करो 0.1, इसका गुणा करने पर क्या मिलेगा आपको, 1 लिख लो सीधा से पहले। अब देखो 1 2 3 अंक के बाद मेरे को दशमलव लगाना है, तो 1 अंक तो ये हो गया, दूसरा तीसरा ये ऐसा हो जाएगा 0.001। इसको और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बटा 1000, इसको और लिख सकता हूँ 1 बटा 10 घात 3, और लिख सकता हूँ 10 घात ऋण 3, तो मैं लिख दूंगा 10 घात ऋण 3। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा कैसे बनाना है। ठीक, अब इसको हम आगे करते हैं, देखिए 0.44, ये तो यहाँ तक आप आराम से इसको घटा सकते हो। 0.74 कैसे घटाएंगे, 0.74 में 0.44 ये हो गया 0 और ये हो गया 0.30, माइनस का निशान वाला छोटा वो बड़ा इसलिए प्लस का निशान लगेगा, -0.01। अरे देखिए 10 घात ऋण 4, अब इसको मैं ऊपर भेज दूंगा तो 10 घात 3 हो जाएगा, और आधार समान है तो 10 घात 3 है, तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, लॉग 10 घात ऋण 1 हो जाएगा। कैसे हुआ, 10 घात ऋण 4 ऊपर गया तो 10 घात धन 3 हो गया, तो इससे घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 10 घात ऋण 1 ही आएगा ना। ठीक, वही अब देखो ऊपर में है वो निशान इधर आ जाता है, पढ़ चुके हैं हम लोग नियम। अब अभी हमने पढ़ा था लॉग का नियम 3 शून्य, अब ये है -0.01, अब ये देखिए ऋण 1 है तो ऋण 1 करूँगा इधर, अब ये हो जाएगा log 10, इसका मान तो होता है 1। ठीक, अभी ऋण और ऋण क्या हो जाएगा धन, तो मेरे पास आ जाएगा 0.30 धन 0.01, ये गुणा है ना सीधा, इसके साथ ऐसा गुणा है, ये ऋण का निशान यहाँ चला गया, सीधे गुणा होता है, ऐसा नहीं है कि ये ऋण ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसको हो सके तो ऐसा ब्रैकेट में लगा लेना। तो ये 0.01, अब इसमें जोड़ो कितना आ जाएगा 0.3,
3 इस तरीके से आ जाएगा, वो भी धन में, और वोल्ट आ जाएगा प्लस में। तो उम्मीद है तीनों क्वेश्चन बनाना आपने सीख लिया होगा। इसको नोट करिए, फिर एक दो और नए वैरायटी के क्वेश्चन देखते हैं। ये पूरे सब थे फुल सेल वाले, कंप्लीट सेल दिए हुए थे इस तरीके से, मतलब 2-2 इलेक्ट्रोड थे, कैथोड और एनोड दोनों। अब हम देखते हैं कि जिसमें सिंगल इलेक्ट्रोड हो उसमें हम नर्नस्ट इक्वेशन कैसे उपयोग करेंगे। हमारा तरीका यही रहेगा बनाने का हर बार, ऊपर में उत्पाद अर्थात प्रोडक्ट वाला पोर्सन, नीचे रहेगा रिएक्टेंट वाला पोर्सन, ठीक है, अर्थात अभिकारक वाला पोर्सन। जल्दी से नोट करिए। उन्होंने लास्ट वैरायटी का जिसमें एक सिंगल सेल अर्थात हाफ सेल दिया रहे, ये हाफ सेल वाला क्वेश्चन है, और हाफ सेल वाला क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा। फुल सेल में दोनों इलेक्ट्रोड दिए रहते हैं, हाफ सेल में इस तरीके से। आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन क्या दे रखा है वास्तव में। इसके अलावा और भी वैरायटी बनते हैं, लेकिन इतने ही वैरायटी मुख्य रूप से बनते हैं किसमें, नर्नस्ट इक्वेशन से संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहते हैं, वो जो कि बोर्ड और कंपटीशन दोनों के पर्पज से इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा डेल जी अर्थात गिब्स फ्री एनर्जी और जो नर्नस्ट इक्वेशन है उससे रिलेशन वाला भी बनता है, जिसको मैं बाद में वीडियो के रूप में अपलोड कर दूँगा जब ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 298 केल्विन ताप पर E0 कापर है, ये Cu +2 से Cu बना, मान दे दिया वोल्ट प्लस 0.34 वोल्ट। यदि कापर +2 या 2+ जो भी हो, आयन की सांद्रता 0.01 मोल है, तब सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए। तो कंसंट्रेशन इस तरीके से कुछ दिया रहेगा, ऐसा टेम्परेचर दे देता है, तो आप मान के चलें आपको नर्नस्ट इक्वेशन ही उपयोग करना है, ठीक है। ये अपने लास्ट वैरायटी का आज के सेशन का। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले बताया था कि हमको इक्वेशन बनाना है। नर्नस्ट इक्वेशन हम जानते हैं क्या है, E सेल = E0 सेल। अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर क्या दे रखा है। टेम्परेचर में पहले बताया था 99% केस में यही देगा, 25 डिग्री सेल्सियस लिख देगा यहीं पर, या फिर 298 केल्विन। तो दोनों का अर्थ एक ही होता है, 25 में 273 जोड़ोगे तो यही आएगा, ठीक है। तब हमको इस केस में जब भी टेम्परेचर देगा 0.0591/n और log का बेस 10 और Q इस तरीके से उपयोग करना है, ये फार्मूला। और यदि नहीं देगा तो फिर हम इसके पहले जो लिखे थे 2.303 RT/NF और log 10 Q ये लिखना है, वो ना करना पड़े करके हम ये डायरेक्ट ला रहे हैं इस फार्मूला को, तो इसी से हम उपयोग करेंगे। ये कैथोड माइनस एनोड रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ नहीं दे रखा है इसमें, इससे हमको समझ में आएगा कि यहाँ ऑक्सीकरण हुआ कि अपचयन हुआ। देखो +2 से Cu बन रहा है, अर्थात यहाँ पे क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिएक्शन क्या लिखूंगा, Cu +2 से ये क्या बना रहा है, Cu बना रहा है। और Cu ये कौन सा रहेगा, ये हमेशा सॉलिड रहेगा, और +2 वाला क्या रहेगा, एक्वस रहेगा। अब देखिए ये +2 से ये तो ऐसे नहीं बना होगा, यहाँ कुछ 2 इलेक्ट्रॉन ये लिया होगा तभी तो ये बना है, अर्थात मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस साइड पर भी लिख लेना, यहाँ जगह खत्म हो गया थी इस वजह से मैं ऐसा कर दिया हूँ, ठीक। अब यदि कापर +2 आयन की सांद्रता 0.01 मोल अर्थात इसकी सांद्रता दे रखा है, तब क्या होगा। अब ये हो गया रिएक्शन, इसमें क्या दिख रहा है मेरे को, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और ये बना रहा है Cu। तो इस टाइप का जो रिएक्शन है ये है अपचयन टाइप का, अर्थात इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया अपचयन। अपचयन किसमें होता है, कैथोड में, तो ये कैथोड की तरह काम करेगा, ठीक है। ये याद रखना, विद्युत रासायनिक सेल के लिए सब कुछ कर रहे हैं हम लोग। अब इसके लिए मुझे Q निकालना है, तो Q निकालने के लिए मेरे पास फार्मूला है, उत्पाद अर्थात Cu, देखो ये बड़ा ब्रैकेट में अपान ये प्रोडक्ट Cu +2, ठीक। अब देखो ये सामने में यदि यहाँ पे कुछ 2 या 3 लिखा रहता तो इसके ऊपर हाथ लगाता, ये तो इसके ऊपर में है चार्ज, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। अब देखिए ये जो अपना है Cu ये सॉलिड है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, मान 1 हो जाएगा, कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा। तो मेरे पास Q का मान आ जाएगा 1 लिखूंगा तो, और ये Cu +2 इस तरीके से आ जाएगा, अर्थात इसका मान लिखना है। और इसका मान क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन इसका लिखना है, ये दे रखा है ये 0.01 मोल, ठीक। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली रहती है और इतने ही वैरायटी के बनते हैं इसमें क्वेश्चन, जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। तो अब देखो E सेल = E0 सेल मतलब होता है क्या, कैथोड माइनस एनोड। अब कैथोड कौन सा है, इसका चूंकि अपचयन हो रहा है तो यही कैथोड है। और कैथोड का मान क्या दिए रखा है, देखो वहाँ पे धन 0.34, तो मैं लिखूंगा धन 0.34, ठीक है, माइनस ये तो कैथोड हो गया, माइनस एनोड। एनोड नहीं दे रखा है, ठीक है, एनोड नहीं दे रखा है तो मैं उसके लिए क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा 0, ठीक है। ये ऐसा जो नहीं दे रखा है उसका मान हमेशा हमको क्या रखना है, 0 रखना है। या फिर 0 नहीं रखेंगे तो एक और तरीका है कि हम सिर्फ कैथोड लिखें और जो मान नहीं दे रखा है उसकी जगह को परमानेंट छोड़ दें, ठीक है। परमानेंट छोड़ दें अर्थात ये इस तरीके से आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आधा सेल है, अर्ध सेल वाला क्वेश्चन। इसके पहले फुल था तो कैथोड माइनस एनोड करते थे। अब देखिए कैथोड माइनस एनोड तो कुछ दिया नहीं है, तो 0 रखने का भी कोई मतलब नहीं है, इसलिए सीधा कैथोड को लिखो, बाकी माइनस एनोड कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद देखो ये तो ई सेल वाला मान हो गया, माइनस ये वाला माइनस 0.0591 बाई एन का मान कहाँ से, एन का मान यहाँ से। आप इनको देख के समझेंगे, +2 से Cu बन रहा है, ये कैसे मैं लिखा, यहाँ से देखो Cu +2 से Cu बन रहा है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन ये लिया होगा तब, और n का मान होगा यहाँ पे 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। लॉग Q का मान देखो, Q का मान 1/Cu +2 है, इसका मान कितना है 0.01, तो मैं लिख दूंगा 1/0.01, ठीक है। अब 0.01 है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, 1/100, ठीक है। इसको और भी ऐसा लिख सकता हूँ 1/10⁻², ऐसा भी लिख सकता हूँ 1/10⁻², लिख सकते हैं। देखो कैसे किए, तो इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आप में। 0.34 ये हो गया माइनस, इसको मैं 0.06 मान लूँगा तो क्या आ जाएगा, 0.03 आ जाएगा, थोड़ा देर के लिए, क्योंकि हमको गुणा भाग करने में सरलता हो जाएगा। मतलब ये देखो
0.0591 को मैं इसके बराबर मान ले रहा हूँ 0.06। ये 9 है तो इसके सामने वाले में 1 बढ़ा दे रहा हूँ, तो राउंड फिगर पे मैं इसको ये मान ले रहा हूँ, वही मान के भाग दे रहा हूँ 2 से, तो 0.03। अब देखिए ये हो जाएगा लॉग, तो ये 1/10⁻²। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। ये 0.0 को हम 10⁻² भी लिख सकते हैं इस तरीके से। अब ये ऊपर चला जाएगा तो 10 घात क्या हो जाएगा, धन 2 हो जाएगा ना, तो मैं इसको क्या करूँगा प्लस 0.34 माइनस 0.03, ये हो जाएगा लॉग 10⁻²। नीचे था तो ऋण 2 था, तो ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा धन 2। इसको हम लाख के नियम के हिसाब से आगे बिठा दें तो हो जाएगा प्लस 0.34 माइनस 0.03। अब ये इंटू रहेगा गुणा, ये जो धन 2 है ना इसी के साथ, ये धन 2 मतलब इसी के साथ ये गुणा है, ब्रैकेट में इसको लगा देता हूँ मैं, ये हो जाएगा log 10। इसका मान होता है 1, इसलिए वो हट जाएगा। अब देखो 3 दूनी 6, धन 0.34 ऋण क्या हो जाएगा 0.06। देखो 2 का गुणा करोगे तो यही आएगा, 0.34 में 0.06 घटाओ, 34 में 0.06 घटाने पर क्या आ जाएगा, ये हो गया 8 और इधर इतना 0.28, ये माना जाएगा धन 0.28 वोल्ट। तो उम्मीद करता हूँ नर्नस्ट इक्वेशन से संबंधित न्यूमेरिकल बनाना आपने सीख लिया होगा। ये हाफ सेल का कंडीशन था चौथा, और शुरू के 3 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन, टोटल 4 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा कोई दूसरे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कंसंट्रेशन सेल अर्थात सांद्रता सेल की, और साथ में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल अर्थात विद्युत अपघटनी सेल, जिसमें हम फैराडे का नियम भी पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।